डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टोइचियोमेट्री का चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम डिटेल में मूल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मूल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के मतलब पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ पेयर, तो पेयर का मतलब होता है दो। जैसे अगर मैं कहता हूँ अ पेयर, वन पेयर ऑफ ग्लव्स, तो वन पेयर ऑफ ग्लव्स का मतलब समझते हैं आप? वन पेयर ऑफ ग्लव्स का मतलब है टू ग्लव्स। सिमिलरली, डजन, डजन का मतलब होता है 12। जैसे आसान भाषा में आप दर्जन कहते हैं ना, तो इंग्लिश में से डजन पढ़ते हैं, डजन। तो अब मैं अगर कहता हूँ कि भाई वन डजन ऑफ बनाना, तो वन डजन ऑफ बनाना का मतलब पता है आपको? 12, 12 केले हैं, 12। सिमिलरली, अगर हम कहते हैं ग्रॉस, तो आपको पता है ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है 144। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वन ग्रॉस ऑफ टी साशेट, इसका मतलब हो गया आपके पास कितने साशे हैं? आपके पास 144 साशे। किसके? ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं केस की, तो केस का मतलब होता है 24। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहता हूँ वन केस ऑफ कैंस, कोल्ड ड्रिंक के कैंस हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के एक केस के अंदर कितने कैंस होंगे? 24 कैंस होंगे। तुम्हारा आंसर है 24 कैंस। ठीक है, ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो किसी खास नंबर के बराबर होती हैं, जो आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, और बाकायदा आपकी केमिस्ट्री की बुक में मेंशन है। ये जो डेटा भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिंध बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें से कुछ वैल्यूज आपके सिंध बोर्ड में मेंशन है और कुछ वैल्यूज जो हैं वो बलूचिस्तान की बुक में मौजूद है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूँ पैक, तो पैक का मतलब होता है 52। फॉर एग्जाम्पल, वन पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड का मतलब होता है ताश के पत्ते। तो अगर एक पैक है प्लेइंग कार्ड्स का, तो इसका मतलब कितने कार्ड्स होंगे? 52 कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से एक और वैल्यू है जैसे कि रीम। अगर रीम को देखें तो रीम के मतलब होते हैं 500। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ वन रीम ऑफ पेपर, तो वन रीम ऑफ पेपर का मतलब पता है क्या है? 500 पेपर्स। और सिमिलरली, बिल्कुल लास्ट, मोल। मोल का मतलब पता है क्या होता है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वन मोल ऑफ कॉपर, ठीक है, वन मोल ऑफ कॉपर, तो देखें कॉपर एक एटम है, तो कॉपर के एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे? कॉपर के 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। बट अगर मैं इसकी जगह वाटर की बात करता हूँ कि वन मोल ऑफ वाटर, इसका मतलब पता है आपको क्या होगा? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब समझते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स।
हम हमेशा मॉलिक्यूल्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, मॉलिक्यूल्स का वर्ड इस्तेमाल होता है नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसको सुनिएगा बहुत गौर से। अगर हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2O। अब जो वाटर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब जो अपने अंदर से करंट पास नहीं करे। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। आपने याद क्या रखना है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल में जो बनने वाला बॉन्ड है, क्या, नॉन मेटल और नॉन मेटल में जो बनने वाला बॉन्ड है, वो बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आप मॉलिक्यूल का वर्ड यूज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं NaCl की, NaCl को गौर से देखिएगा। अब NaCl में जो सोडियम है, Na, ये तो मेटल है। पहले क्या था, दोनों नॉन मेटल थे। बट जो क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन नॉन मेटल है। यानी एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। तो मैं याद क्या रखना है कि जब भी एक मेटल और नॉन मेटल की बात होगी, तो इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होगा, यानी मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड क्या कहलाता है, वो बॉन्ड कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। और जब भी कभी जिंदगी में आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो आयोनिक बॉन्ड के कभी भी हम मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, हम मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फिर मॉलिक्यूल की जगह किसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम इसकी जगह वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला यूनिट्स का। तो याद रखिएगा कि जब भी आयनिक बॉन्ड आएगा, आयनिक बॉन्ड कब आएगा, जब एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। तो मेटल नॉन मेटल के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयोनिक कहलाता है। और आयोनिक में मॉलिक्यूल का वर्ड यूज नहीं किया जाता, बल्कि किसका वर्ड यूज किया जाता है, फॉर्मूला यूनिट्स का। अब अगर हम एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई ये कहता है कि भाई NaCl का मॉलिक्यूलर मास बताइए, आपको पता है दर हकीकत NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए NaCl में जो सोडियम है वो क्या है, मेटल। और क्लोरीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो तो आयोनिक होगा। और आयोनिक बॉन्ड जब बनता है, तब हम उस चीज को मॉलिक्यूल कहते ही नहीं है। अगर हम उसे मॉलिक्यूल कहते ही नहीं है, तो क्या NaCl का मॉलिक्यूलर मास होगा, नहीं। NaCl का मॉलिक्यूलर मास तो होगा ही नहीं, NaCl का मॉलिक्यूलर मास तो जीरो हुआ। बट अगर हम कहें कि NaCl का फॉर्मूला मास क्या है, तो हाँ, इसका फॉर्मूला मास एग्जिस्ट करता है। कैसे, Na का मास कितना होता है, 23। और क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें, दैट इज 58.5। हाँ, ये इसका फॉर्मूला मास है। तो फॉर्मूला मास का वर्ड हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं, केमिकल्स के लिए यूज करते हैं जो कि मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल कौन नहीं है, जिनमें आयनिक बॉन्ड नहीं है। आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान नहीं, आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान होता है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं, तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक। अच्छा, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम डिफाइन करना चाहें, देखिए आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बने। इसकी वजह से बने, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से। यानी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। यानी दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में, दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम का भी कहलाता है और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम का भी कहलाता है। तो जहां कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, यानी एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, अब उस एटम का उस इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड।
बट अगर वो शेयरिंग हो जाए कि वो दोनों के पास रहेगा, तो फिर आप उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो चीज आती है उसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। बट आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद जो चीज आएगी आप उसे मॉलिक्यूल हरगिज नहीं कह सकते। तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे फॉर्मूला यूनिट। क्या कहेंगे? फॉर्मूला यूनिट। चलें, अब कुछ बातें आपने और याद रखनी है। एक तो आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को याद रखा है। अब फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ आप किन चीज़ों को याद रखेंगे कि कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, उनके मतलब मैं आपको बताऊंगा। जैसे मोल की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है मोल एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, लैटिन वर्ड से, सॉरी। इस लैटिन वर्ड के मतलब पता है क्या होते हैं? हीप, या फिर हम इसे कहते हैं पाइल, या फिर हम इसे कहते हैं ह्यूज। अच्छा, हीप, पाइल या ह्यूज के मतलब क्या होते हैं? हीप, पाइल या ह्यूज के मतलब होते हैं लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। क्या मतलब होते हैं इसके? लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अरेंज इन अ irregular पैटर्न। irregular पैटर्न, इसका मतलब कोई प्रॉपर फॉर्म में अरेंज ना हो, पार्टिकल्स बहुत सारे और प्रॉपर फॉर्म में अरेंज ना हुए हों। जैसे अगर आप एक कबर्ड खोलें, तो कबर्ड में कपड़े बहुत तमीज से रखे हुए होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत सुगड़ होते हैं। तो कपड़े बहुत तमीज से रखे हुए होते हैं, तो आप इन्हें ही, पाइल, ह्यूज नहीं कह सकते। बट अगर वो सारे कपड़े लाके मैं बेड पे फेंक दूं, उनको बिखेर दूं, तो अब आप इसे क्या बोलेंगे? ही, पाइल या फिर ह्यूज। तो जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर वो बेतयाती से अरेंज हुए हुए हैं, बेतरतीबी से अरेंज हुए हुए हैं, तो आप उसे हीप, पाइल या फिर ह्यूज का वर्ड दे सकते हैं। और अगर वो प्रॉपरली अरेंज हुए हुए हैं, तो फिर आपने ये वर्ड्स नहीं दे सकते। बहरहाल, अच्छा, अब आप मोल को डिफाइन कैसे करेंगे? मोल को डिफाइन करना आपको आ गया है कि अगर एक एटम का मोल है, जैसे अगर मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ एटम, तो 1 मोल ऑफ एटम का मतलब है उस चीज के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी अगर मॉलिक्यूल का कोई मोल है, तो आपने याद रखना है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। सही है। और इसी तरह से अगर एक मोल फॉर्मूला यूनिट्स की बात हो रही है, तो एक मोल फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब क्या होगा? कि इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स हैं। सही है। तो मोल का मतलब होता है 6.02। वो ह्यूज वैल्यू है कौन सी? जो ह्यूज वैल्यू की हम बात करें वो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब देखें, ये जो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है, ये खास नंबर है जो कि एवोगाड्रोस ने दिया था। इस वजह से हम इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रोस नंबर का सिंबल आपको पता है क्या होता है? Na या फिर N0। एवोगाड्रोस नंबर का सिंबल क्या होता है? Na या फिर N0। और आपको पता है ये एक मोल की वैल्यू है, ये एक मोल में मौजूद पार्टिकल्स की वैल्यू है। और अ, अगर आपको पता हो कि मोल से रिलेटेड एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पता है बकायदा तौर पर मोल डे मनाया जाता है। मोल डे पता है क्या होता है? कि 23rd ऑफ अक्टूबर। 23rd ऑफ अक्टूबर का मतलब समझते हैं आप? 23rd ऑफ अक्टूबर का मतलब हो गया 10 की पावर 23। कैसे? देखिए, जो अक्टूबर है वो 10वां महीना है, इसलिए हमने 10 लिखा। और डेट क्या है? 23rd, तो इसलिए मैंने उस पर पावर क्या लगा दी? 23rd। अच्छा, अब मैंने कितना हिस्सा डिफाइन कर दिया? मोल डे का इतना हिस्सा। अब 6.02, तो सुबह के 6 बजे से लेकर, सुबह के 6 बज के 2 मिनट से लेकर शाम के 6 बज के 2 मिनट तक का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं मोल डे। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस
23 अक्टूबर को सुबह 6:02 से लेके शाम 6:02 तक का जो ड्यूरेशन है इसे हम क्या कहते हैं, मोल डे कहते हैं। मोल डे ये टाइम कहलाता है मोल टाइम। बहरहाल इसमें हमें प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको मोल्स के 3 रिलेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखें, मोल्स के 3 इंटर कन्वर्जन हैं। सबसे पहली इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं मोल इंटर कन्वर्जन इनटू मास। इसका मतलब हम मोल को मास में अगर कन्वर्ट करें या मास को मोल में कन्वर्ट करें और वाइस वर्सा भी है। ठीक है, यानी मोल्स का जो पहला रिलेशन है, मोल्स का पहला रिलेशन किसके साथ है, मास के साथ। अब देखें, कभी भी जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे उसमें आपने एक बात जरूर याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है, इफ यू मूव टूवर्ड्स मोल्स देन यू मस्ट डिवाइड। अगर आप मोल की तरफ आएंगे तो आप डिवाइड करेंगे, और जाहिर है अगर आप मोल से दूर जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मास से मोल की तरफ जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मास से मोल की, क्योंकि मैं मोल की तरफ जा रहा हूँ तो मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, बट अगर मैं मोल से मास की तरफ जाऊं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब आप ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखिए ये डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से, या फिर जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास से। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, डिवाइड। जब भी आप मोल की तरफ जाएंगे डिवाइड करेंगे, जब भी मोल से दूर जाएंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए बात को। अच्छा, ये तो हो गया इसका पहला रिलेशन। अब हम इसके दूसरे रिलेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मोल इंटर कन्वर्जन ऑफ, या मोल इंटर कन्वर्जन इनटू पार्टिकल्स। सिमिलरली अगर आप मोल से पार्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, पार्टिकल्स पे शो करते हैं एन से। ठीक है, अब पार्टिकल्स का मतलब भी सुन लें। पार्टिकल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। इसमें से कुछ भी इसके मतलब हो सकते हैं। तो जब भी आप नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप नंबर ऑफ मोल से दूर जा रहे हैं इसलिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बट अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स की तरफ आ जाए, यानी मोल्स मालूम करें, तो फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड। किससे, एवोगाड्रोस नंबर से। इसका मतलब 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से। सही है, तो नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे, एटम्स मालूम करेंगे, फॉर्मूला यूनिट्स मालूम करेंगे, तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई। और अगर नंबर ऑफ एटम से, मॉलिक्यूल से या फॉर्मूला यूनिट से अगर आप मोल्स मालूम करेंगे, यानी मोल्स की तरफ आ रहे हैं, तो फिर आप क्या कर देंगे, डिवाइड। सिमिलरली इसी तरह से एक तीसरा रिलेशन है, उसको भी देख लें जल्दी से, और वो रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, थर्ड रिलेशन जिसे हम कहते हैं मोल इंटर कन्वर्जन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को किसे शो करते हैं, वी से। चले, सिमिलरली अगर आप नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, तो यानी अभी भी देखें आप नंबर ऑफ मोल से दूर जा रहे हैं, बस जब भी नंबर ऑफ मोल से दूर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है। और अगर वॉल्यूम से मोल्स की तरफ आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स के करीब आ रहे हैं अब आप, तो आप डिवाइड करेंगे किससे, वीएम से। वीएम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, मैंने आपको बताया था 22.414। कितना होता है, 22.414 dm। ठीक है, तो 3 रिलेशन है, इन तीनों रिलेशंस को याद रखना है आपने। रिलेशंस क्या हैं कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स और मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास,
ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो फिर एवोगाड्रोस नंबर। और सिमिलरली अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे तो फिर मोलर वॉल्यूम। सही है भाई। मॉलिक्यूलर मास सबका अलग होगा, एवोगाड्रोस नंबर सेम होता है और मोलर वॉल्यूम भी सेम होता है। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, जबकि मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.414 pm³ और मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर स्पीशी का अलग होता है। अब हम एक एक करके इनके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इतनी मुश्किल नहीं है, बट अभी तो हम सिंपल मॉलिक्यूल्स मास वॉल्यूम निकालेंगे, बट आहिस्ता 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 ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से मुश्किल होते रहेंगे। बट आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे तो आपको इजीली हर चीज़ क्लियर होती रहेगी। अच्छा देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या है। पहला न्यूमेरिकल आपसे कहता है 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड gives 88 grams of carbon dioxide gives dash moles dash molecules and dash volume। अब आपने तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास ग्राम है। ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। तो आप मास करें। ठीक है, ग्राम किसकी यूनिट होती है, याद रखिएगा, ग्राम होती है मास की यूनिट। आपने मास से कहाँ जाना है, मोल्स की तरफ। कहाँ जाना है, मोल्स की तरफ। अब देखें, हम मोल्स की तरफ जा रहे हैं। जब भी हम मोल्स की तरफ, आपकी डायरेक्शन मोल्स की तरफ होगी तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो अभी हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से। फिर देखें क्या सीन है। अब आप मोल से मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। अब आप मोल से कहाँ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की तरफ। मॉलिक्यूल्स को किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से। तो क्योंकि अब आप मोल से मॉलिक्यूल यानी मोल से दूर जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किससे करेंगे, मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर से। ठीक है। और सिमिलरली दूसरे केस में आप वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल से जब आप वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो अब देखें, दोबारा नंबर ऑफ मोल से दूर जा रहे हैं तो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर वॉल्यूम से यानी वीएम से। चलें, इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले हम मास से नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे। हम मास से मास कितना है 88 ग्राम्स। मास से कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से। अब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12। ठीक है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ऑक्सीजन है कितने, दो हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो 16 टू ज़ा 32 प्लस 12। अब आपको इतनी कैलकुलेशन आ गई होगी कि 2 2 4 और 3 1 4, यानी इसका जो मास आ रहा है वो 44 आ रहा है। चलिए, सिंपल है। 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, इसका मतलब 44 1 ज़ा 44 एंड 44 2 ज़ा 88। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं भाई वो कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। यानी आपकी पहली वैल्यू का जो आंसर है वो कितना है, 2 मोल्स। तो यानी एक कंडीशन तो हमने सॉल्व कर ली। अब हम नंबर ऑफ मोल से कहाँ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पे। तो जल्दी से हम नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, दो हैं। अब हम मोल से दूर जा रहे हैं, तो जब भी आप मोल से दूर जा रहे होंगे, देखिए आसान अल्फाजों में इतनी बात याद कर लें कि जब आप मोल्स मालूम करेंगे तो डिवाइड करना है। अगर आप मोल्स मालूम नहीं करें, कुछ और मालूम करें तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। मोल्स मालूम करेंगे डिवाइड, मोल्स मालूम नहीं कर रहे मल्टीप्लाई। तो अब आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जा रहे हैं तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि नंबर से कभी भी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं होता, तो एक्सपोनेंट एज इट इज रहेगा। जबकि टू मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा, हमेशा मैंने आपको बताया था राइट साइड से मल्टीप्लाई होता है। 2 2 2 ज़ा 4, 2 0 is 0 पॉइंट, 2 6 ज़ा 12। यानी आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हो सकता है ऑप्शन में जवाब ना हो, तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट को शिफ्ट कर देना। देखिए पॉइंट हमेशा पहले नंबर के बाद होता है।
तो अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो ये होगा 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पर आता है, क्या जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पर आता है तो वैल्यू कम हो जाती है, और जब भी पॉइंट राइट साइड पे जाता है तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी पॉइंट लेफ्ट आ रहा है या राइट आ रहा है? तो अभी अगर आप पॉइंट को देखें, इसको आप इस तरह याद रखें, सॉरी, कि जब भी पॉइंट लेफ्ट पर जाता है तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में बढ़ती है, ऐसे समझ लें, वैल्यू किसमें बढ़ती है, पॉजिटिव में बढ़ती है। और जब भी पॉइंट, याद रखिएगा लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, और जब भी पॉइंट राइट पर जाता है तो क्या होगा कि वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती है। इस तरह से आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी याद रखना। तो लेफ्ट पर जाएगा पॉजिटिव बढ़ेगा, राइट पे जाएगा नेगेटिव बढ़ेगा। अभी मैं पॉइंट को लेफ्ट पे लेके आऊंगी, यानी पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ेगी। तो 23 पॉजिटिव में बढ़ा दें यानी +1। अगर आप अब इसको सॉल्व कर दें तो 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 +1 इज 24। वैल्यू के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलें, हो सकता है ये ऑप्शन गिवन हो, तो फिर आप इस पर टिक कर देंगे। ऑप्शन को देखते हुए आपने थोड़ा सा काम करना है। ये जब आप हमारे पास टेस्ट देंगे, अभी आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे प्रॉपर, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होती रहेगी खुद ब खुद। इसी तरह से अब मैं नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा। तो ज़रा देखें वॉल्यूम को कैलकुलेट करके, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए थे, देखें नंबर ऑफ मोल्स 2 आए थे। अब नंबर ऑफ मोल से मैं वॉल्यूम पे जा रहा हूँ, तो आपको पता है कि भाई वॉल्यूम पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 ज़ा 8 पॉइंट, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा, आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 44.8 DM। सही है। तो अब आप अपनी वैल्यूज अपने ऑप्शंस में फिल कर दें। जैसे आपका आंसर कितना आ रहा है मॉलिक्यूल्स का, 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और वॉल्यूम कितना आ रहा है, 44.8 DM। इस तरह का एक न्यूमेरिकल और करेंगे तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल जल्दी से और कर लेते हैं। अब की दफ़ा वो आपसे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, अब की दफ़ा वो आपसे न्यूमेरिकल में कह रहा है 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस gives dash moles, dash molecules and dash volume। ठीक है, चले, कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है कि हमारे पे ग्राम है। ग्राम का मतलब क्या होता है, मास, यानी हम मास पर है। मास से हमें क्या मालूम करना है, देखें जरा, मोल्स। तो मास से हम मोल्स में जाएंगे। याद क्या रखना होता है कि जब भी हम मोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मास से जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल से हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, और हमें साथ क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो हम मॉलिक्यूल्स पे भी जाएंगे, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल एन। और हम वॉल्यूम पे भी जाएंगे, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वी। अब क्योंकि आप नंबर ऑफ मोल से दूर जा रहे हैं तो आपने जो है वो, सॉरी, मास से जब आप नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। जबकि अब जब आप नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फॉर्मूला यूनिट्स की तरफ, तो आपको एवोगाड्रोस नंबर से सॉल्व करना पड़ता है वैल्यू को। और जब आप वॉल्यूम की तरफ जाते हैं तो फिर आपको किससे सॉल्व करना पड़ता है, वीएम से, यानी कि मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। जबकि एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करते हैं जरा जल्दी से। देखें मास कितना है, 96। अब मैं मास से जा रहा हूँ मोल पे, क्योंकि जब आप मोल निकालते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। अब आप मोल किससे निकालेंगे, आप मॉलिक्यूलर मास से निकालेंगे। तो इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई, 16 मल्टीप्लाई बाई 2।
तो 16 2 32। अब जरा देखें, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9। देख रहे हैं वैल्यू ट्रिपल है। देखें, दो का ट्रिपल 6 होता है और तीन का ट्रिपल 9 होता है। देखिए ना, दो का ट्रिपल 6 और तीन का ट्रिपल 9। तो अब ये वैल्यू कैसे कटेगी? 32 1 32 और 32 3 96। तो यानी जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो 3 मोल्स है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे जिस तरह से मैंने किया, तो फिर आप 2 से काटते हैं इसको। खैर, 3 मोल्स आपके पास आ गए। जल्दी से मोल्स की वैल्यू हम लिख देते हैं, 3 मोल्स है। अब हम मोल से दूर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ। तो अब आप क्या करेंगे? तो जो आपके पास मोल्स आए, अब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एवोगाड्रोस नंबर से। तो जब आप अपने मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कैसे? एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता नहीं है, नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो हो सकता है ऑप्शन में ये गिवन हो, और हो सकता है ऑप्शन में गिवन ना हो। अगर ऑप्शन में गिवन नहीं है तो आप पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 1.806 मल्टीप्लाई 10 की पावर एक बढ़ जाएगी। अभी आपको बताया कि जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव करता है, क्या बोला? जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है तो पॉइंट पॉजिटिव में बढ़ जाता है। तो 23 + 1 = 24 मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली अब हम नंबर ऑफ मोल से कहाँ जाएंगे? वॉल्यूम पे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाले थे? 3। और अब आ जाए वॉल्यूम पे जरा जल्दी से। तो वॉल्यूम कितना? 22.4 होता है। तो 3 4 = 12। तो 2 यहाँ, 1 ऊपर। अब 3 2 = 6। अब 3 2 = 6 और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। फिर 3 2 = 6। अब रही बात पॉइंट की, तो देखिएगा पॉइंट यहाँ पर एक के बाद है, तो आप भी पॉइंट क्या करेंगे? एक के बाद ही लगाएंगे, यानी 67। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 67.2 DM3। तो हम अपने जल्दी आंसर्स को पुट कर देते हैं भाई। हमारा मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं? 1.806 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। और हमारा वॉल्यूम कितना आया? 67.2। अब हम इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स करेंगे। इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स देखिएगा ज़रा। मोल्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सिन बुक का एक न्यूमेरिकल है, और इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। जरा इस न्यूमेरिकल को चेक करते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आपने क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, एक बात होगी। दूसरी बात, लिखा हुआ है 610 ग्राम। आपको पता है ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। तो आपको मास कितना गिवन है? 610। अब आप क्या याद रखेंगे? जब भी जिंदगी में मास आए, मॉलिक्यूलर मास की तरफ लाजमी जाना है। तो मॉलिक्यूलर मास भी हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास किसका कैलकुलेट करेंगे? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का मास कितना होता है? 12। मल्टीप्लाई किससे कर दें? 7 से। फिर हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। मल्टीप्लाई किससे कर दें? 6 से। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। मल्टीप्लाई किससे कर दें? 2 से। देखिएगा जरा, 12 7 ज़ा। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था कि आपने 20 तक के टेबल्स लाजमी लाजमी तौर पे याद करने। तो 12 7 ज़ा 84, +1 6 ज़ा 6, +16 2 ज़ा 32। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसको इन दोनों को प्लस कर देते हैं। देखिए कैसे? 3 में 2 प्लस करें तो कितने हो गए? जब आप 3 में 2 प्लस करेंगे, सॉरी, ये 2 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और ये 3 किसी में प्लस नहीं होगा क्योंकि 6 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, यानी 3, यानी हो गया 38। अब 38 है और इधर क्या लिखा हुआ है? 84। यानी अब आपने 84 और 38 को प्लस करना है। तो जब आप 84 और 38 को प्लस करेंगे तो और से देखिएगा ज़रा। 8 + 4, तो 8 + 4 कितने होते हैं? 12। तो 2 यहाँ
1 ऊपर चला गया। अब 3 में 8 प्लस कर, जब आप 3 में 8 प्लस करेंगे तो ये 11 आएंगे, 11 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 12। यानी जो मास हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 122। तो अब हमारे पास जो डेटा है वो मास गिवन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमने खुद निकाल लिया और हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करें तो सबसे पहले ये देख लें कि वो चीज़ मॉलिक्यूल है भी या नहीं। अगर आप बेंजोइक एसिड देखें तो इसमें आपको कई सारे एटम्स नजर आ रहे हैं इजीली, ये एक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल एक मॉलिक्यूल है। चलें, अब आप क्या करेंगे देखें, ये एक बात याद रखिएगा कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन नहीं है, कि मास का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, फॉर्मूला यूनिट्स या वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको लाजमी तौर पे मोल की तरफ आना पड़ेगा, सही है। तो अब हमारा सिनेरियो क्या बने, देखें हमें मास पता है, हम मास से पहले जाएंगे मोल की तरफ क्योंकि ये बीच में ब्रिज है, फिर मोल से आप कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ। अब जब आप मास से मोल्स की तरफ जाएंगे, बस मोल्स की तरफ जाएंगे तो समझ जाए डिवाइड करना है। फिर आप क्या कर रहे हैं, मोल से दूर जा रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, जब मास होता है तो मॉलिक्यूलर मास यूज किया जाता है, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फॉर्मूला यूनिट्स, तो हम एवोगाड्रोस नंबर को यूज करते हैं। अब देखिए मास कितना है हमारे पास, 610। मास कितना है हमारे पास, 610। 610 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला हमने, 122। हाँ 122। आगे चलते हैं, इसको चाहे तो आप यहीं डिवाइड कर दें, या फिर आप इसे आगे ले जाएं। अब क्योंकि मोल्स तो हमें दिखाने नहीं है ना, हमें तो डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाना है। तो अब मोल से जब हम पार्टिकल्स पे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब इसको कट कर देते हैं जल्दी से। देखिए 2 के टेबल से कट होगा कैसे, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। अब देखें सिनेरियो क्या है, पहले आपने एक डबल डिजिट को कैंसिल किया, फिर आपने एक सिंगल डिजिट को कैंसिल किया। पहले क्या किया आपने, इस बात को याद रखिएगा, डबल, पहले डबल डिजिट कैंसिल हुआ, देन फिर कौन हुआ, सिंगल डिजिट। अगर ऐसा है तब तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉर्मल, ये चीज क्या है, नॉर्मल। लेकिन अगर पहले सिंगल डिजिट है और फिर डबल डिजिट है कैंसिल में, तो फिर आपने कैलकुलेशन के लिए एक बात याद रखनी है, क्योंकि कैलकुलेटर्स तो आपके पास है नहीं। तो अब ये नॉर्मल नहीं है, अब आपको जीरो ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है, जीरो। अच्छा देखिए यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 2 6 जा 12, तो पहले एक डबल डिजिट आया 12, और फिर 2 1 जा 2, फिर सिंगल आया, पहले डबल आया फिर सिंगल आया। तो जब भी डबल और सिंगल आता है तो आपको कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं है, चीजें नॉर्मल रहती हैं, सही है। बट अगर इसका रिवर्स होता, जैसे आ, अगर ये होता 2 12, अब पहले सिंगल है फिर डबल है, तो आप इसे कैसे काटते, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अब बीच में आपको जीरो लगाना पड़ता, ठीक है। तो अगर पहले डबल डिजिट कटेगा फिर सिंगल कटेगा, यानी 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, तो आपको बीच में कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले सिंगल बाद में डबल है तो फिर आपको जीरो लगाना पड़ेगा। बार अभी अगर आप देखें तो पहले ये डबल था और फिर उसके बाद सिंगल है, तो मसला नहीं होगा। आगे देखें, हाँ भाई, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब अगर आप गौर से देखें तो पहले सिंगल है बाद में डबल है, तो क्योंकि पहले सिंगल और बाद में डबल है तो बीच में आपको जीरो लगाना पड़ेगा,
ठीक है, जब भी सिंगल और देन फिर आप डबल वैल्यू कट करेंगे तो बीच में जीरो मेंशन करना पड़ेगा, वरना आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। देखिए अब आपके पास ऊपर से क्या बचा 305, नीचे से क्या बचा 61 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। चले अब आपने थोड़ा सा सिक्स सेंस यूज करना है। क्या यूज करना है? थोड़ा सा सिक्स सेंस। सिक्स सेंस कैसे यूज करेंगे देखिए जरा। देखिए आप बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस पहली दफा कर रहे हैं, आपको मुश्किल होगी, बट जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाएंगे और आप बड़े मजे से कैलकुलेशन किया करेंगे। अब देखें, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। फैक्टर क्या आ रहा है? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। जबकि 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। इसका मतलब वैल्यू एग्जैक्टली 5 गुना है। कैसे? 6 का 5 गुना होता है 30। कैसे? 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, फिर 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। तो वैल्यू 5 गुना ज्यादा है। नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू अगर हम देखें तो 5 गुना का फर्क है। देखिए ना, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। तो आप इसे कैसे कट करेंगे? 61 1 जा 61 और 61 5 जा 305। ये जितनी भी पॉइंट्स मैं आपको कैलकुलेशन के बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से नोट करना है। अब हमारे पास बच गया 5 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। चलें, आपको पता है कि एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं होता नंबर से, तो 5 2 जा 10। तो 5 2 जा 10 का मतलब जीरो यहाँ आ गया, 1 ऊपर चला गया। 5 0 इज 0, 1 प्लस कर दें, 1 आ गया। पॉइंट अपनी जगह पे ही। फिर उसके बाद 5 6 जा 30, तो ये हो गया 30.10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बट अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें, कैसे? इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 3.01। आगे एक और जीरो आपने लगाना है, लगा दें, वरना जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, क्योंकि जब भी पॉइंट लेफ्ट पर जाता है तो वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है। इसी वजह से 23 की जगह क्या हो गया 24। ये आपका आंसर है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका सिम बोर्ड के सिलेबस से है। न्यूमेरिकल को देखिएगा, लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करने हैं मालूम। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 6.4 ग्राम्स। ग्राम्स किसकी यूनिट होती है भाई? मास की। तो आपको मास दिया हुआ है 6.4 ग्राम्स। मैंने क्या बताया आपको, जब भी जिंदगी में मास आएगा तो मॉलिक्यूलर मास आपको लिखना ही लिखना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखेंगे भाई? अब जरा जल्दी से देखें। सल्फर, सल्फर का होता है 32। आगे चलें। ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ठीक है, तो 16 2 से क्या होता है 32। अब 2 और 2 4, 3 और 3 6, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है 64। हमें इतनी बात पता है कि अब हम हमारा रिलेशन क्या है कि हमें मास से मोल की तरफ जाना है। और आपको इतनी बात पता है कि जब भी हम मास से मोल की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। सो मास इज 6.4, राइट। जबकि अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो कितना है? 64। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस पॉइंट को खत्म कर दें। तो अगर आप इस पॉइंट को यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 64। अब पॉइंट के बाद क्योंकि कुछ बचा नहीं, देखिए ना, पॉइंट जब यहाँ चला गया तो कुछ बचा नहीं। तो जब वो कुछ बचा नहीं तो जाहिर है पॉइंट हम लिखेंगे नहीं, तो आप इस पॉइंट को अब हटा दें। मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब की दफा पॉइंट जो है वो अपोजिट साइड पे मूव कर रहा है। यानी अगर आप पॉइंट को देखें तो पॉइंट इस साइड पर मूव किया है। तो अगर पॉइंट इस साइड पे मूव कर रहा है यानी कि पॉइंट राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आती है 10 की। डिवाइड में कौन है? 64। अब देखें, 64 से 64 कैंसिल। तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं यहाँ से कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मोल, ये आपका आंसर है। तो ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल के मुकाबले में आसान था।
अभी मोल्स के हम काफी सारे न्यूमेरिकल कर। प्यारे बच्चों, अब हम मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है आपका, ये सिन बोर्ड से लिया गया है। यानी सिन बोर्ड की जो हमारी नई बुक है, उस बुक से ये न्यूमेरिकल हमने लिया है। और देखें इस न्यूमेरिकल में वो आपसे क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, चाहे नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, चाहे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हो, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इन 333 ग्राम्स। आपको पता है ग्राम्स किसकी यूनिट होती है? ग्राम्स यूनिट होती है मास की। इसका मतलब ये क्या गिवन है आपको? मास। और मास को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल एम से। इसका मतलब मास कितना गिवन है हमें? 333 ग्राम्स। और ये 333 ग्राम्स हैं किसके? कैल्शियम क्लोराइड के। चलें, अब हम कैल्शियम क्लोराइड का क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। याद रखिएगा, जब भी आपको मास गिवन होगा, आपने लाजमी तौर पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। अब याद रखिएगा कि कैल्शियम का जो मास होता है, बेटा जितने एटॉमिक मासेस आ रहे हैं सारे एटॉमिक मासेस याद करें, लाजमी तौर पे याद करें, ठीक है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 40। जबकि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 35.5। चलें, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा जरा, मॉलिक्यूलर मास में सबसे पहले कौन है? कैल्शियम। ठीक है, कौन है सबसे पहले? कैल्शियम। तो मैंने कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40 प्लस, फिर क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। और क्लोरीन है कितने? दो। यानी लास्ट में मैं क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा जरा, मैं ज़रा आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। देखें, 35 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2। चलें, 2 5 ज़ा 10। तो आपने क्या करना है? ज़ीरो यहाँ, वन ऊपर। 2 5 ज़ा 10 और 1 प्लस करेंगे जो पहले से ऊपर था, तो 11 हो गए। तो 1 यहाँ, फिर 1 दोबारा ऊपर चले गया। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 7। इसका मतलब आपका आंसर आ रहा है 710। लेकिन लेकिन अब जरा पॉइंट देखें, हमेशा याद रखिएगा राइट साइड से देखते हैं पॉइंट को। तो देखें जरा राइट साइड पे कितने डिजिट्स के बाद है? एक। एक डिजिट के बाद है, देखें ना, सिर्फ 5 के बाद है। तो आप भी एक ही डिजिट के बाद लगाएंगे, हमेशा राइट साइड से देखेंगे। तो इसका जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 71। अच्छा, पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो यानी इनको सम करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो गया? 71। यानी मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 71। अब इसमें 40 और ऐड कर दें जल्दी से। चलें, देखिएगा ज़रा, 1 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो 1 ही आएगा। और 7 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ, यानी 7 और 4 कितने होते हैं? ये भी 11 होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है मॉलिक्यूलर मास का वो कितना है? 111। चलें, अब हमें काम क्या करना है? देखें, हम कहाँ पर हैं इस वक्त? हम मास पर हैं। हम कहाँ पर हैं? मास में हैं। और हमें मास से क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फॉर्मूला यूनिट्स। तो उन्हें कैसे निकाले जाते हैं? हमें इतनी बात पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हमें ना चाहते हुए भी बीच में पहले नंबर ऑफ मोल्स पे जाना पड़ता है, और फिर नंबर ऑफ मोल से हमें बाकी दूसरी क्वांटिटीज पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलते। ग्राम से हमें मजबूरन पहले मोल की तरफ जाना पड़ता है, और फिर मोल से हम फॉर्मूला यूनिट्स की तरफ जाते हैं। चलें, मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब भी कभी ज़िंदगी में आप मोल की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड। क्योंकि मास से जा रहे हैं तो मास के साथ जो रिलेशन होता है वो मॉलिक्यूलर मास के साथ होता है। फिर अब नंबर ऑफ मोल से आप दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और कहाँ जा रहे हैं? पार्टिकल्स की तरफ। ठीक है, अब चाहे पार्टिकल्स एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे फॉर्मूला यूनिट्स हो, आप कौन सा फैक्टर यूज करते हैं? एवोगाड्रोस नंबर का। चलें, अब जल्दी से हम अपना काम शुरू करते हैं। हमें मास कितना गिवन है मुन्ने? 333, राइट। चलें, अब हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड। किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से। किससे डिवाइड करेंगे मुन्ने? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला? 111, जिसे यहाँ पर हम
फॉर्मूला मास कह रहे हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि फॉर्मूला यूनिट्स है। तो जब भी कभी फॉर्मूला यूनिट्स की बात होती है तो हम मॉलिक्यूलर मास की जगह ज्यादा बेहतर है कि कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, फॉर्मूला मास। तो मैंने जो फॉर्मूला मास है वो क्या दिया हुआ है, 111। तो हमने यहाँ लिख दिया 111। अब देखें जरा, यहाँ तक मैं यहाँ तक पहुंच गया नंबर ऑफ मोल्स तक। अब मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एवोगाड्रोस नंबर से, ताकि एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं किसके पास पहुंच जाऊं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो हम क्या करेंगे, इसे जल्दी से एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 to the power 23, राइट। अब हम जल्दी से इसे कैंसिल आउट करते हैं, जो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं। तो देखिएगा ज़रा जल्दी से, देखें, 1 का ट्रिपल 3, 1 का ट्रिपल 3, 1 का ट्रिपल 3, यानी अगर आप देखें तो नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू में 3 गुना का फर्क है। ये देखें, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। इसका मतलब 1 1 1 1 जा 1 एंड 1 1 1 3 जा 3 3 3। तो थोड़ा सा चीज़ें ना सिक्स सेंस से करनी है, और जो जो चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ रही हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, आप लाजमी तौर पर ना उन्हें याद रखें ताकि आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलें, अब जरा जल्दी से हम देखते हैं। देखें, याद रखिएगा कि कभी भी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास आंसर वैल्यू क्या बची, 3 बचा, यहाँ से नीचे से कुछ नहीं बचा। फिर मल्टीप्लाई में कौन है, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। चलें, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 6 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देना शुरू करेंगे। और मल्टीप्लाई याद रखिएगा हमेशा हम राइट साइड से देते हैं, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई देंगे, 2 से। तो मुन्ने 6 2 जा 6, तो हम जल्दी से लिख देते हैं 6 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6। अब 3 0 जा 0 पॉइंट, और 3 6 जा 18, तो मैंने लिख दिया 18। एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं होता, तो एक्सपोनेंट को आप एज इट इज लिख दें। अब आप क्या करेंगे, देखें, हो सकता है आपके ऑप्शंस में ये मौजूद हो तो यही आपका आंसर है। इन केस अगर ये आंसर आपके ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तब आप क्या करेंगे, अब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। मैंने पॉइंट को शिफ्ट कैसे करेंगे, हमेशा हम पॉइंट पहले नंबर के बाद लगाते हैं, तो अभी 2 नंबर के बाद लगा भाई, तो आप इसे पीछे ले जाइए। याद रखिएगा कि जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है तो जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। या फिर ऐसे कह लें कि माइनस में वैल्यू आती है। तो अब ये देखें वैल्यू कितनी हो गई, 1.806। हम पॉइंट को एक नंबर पीछे ले आए तो उसकी वैल्यू एक कम हो जाएगी, तो ये 23 से कितना रह जाएगा, 22। और जो हमारी यूनिट लगेगी वो क्या होगी, फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब हम जाएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द प्यारे बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी, यानी कि आपने कोई चीज मालूम करनी है, फॉर्मूला यूनिट्स। क्या चीज मालूम करनी है आपने, फॉर्मूला यूनिट्स। अच्छा, फॉर्मूला यूनिट्स को हम शो किससे करते हैं, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा था कि चाहे वो नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हो, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो यानी हमें कैपिटल एन मालूम करना है। फिर देखें क्या मेंशन है, आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम्स। आपको पता है ग्राम्स किसकी यूनिट होती है, ग्राम्स यूनिट होती है मास की। इसका मतलब एक बार फिर आपको मास गिवन है, और मास को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। और मास है कितना, 125 ग्राम्स। याद रखिएगा कि जब भी कभी जिंदगी में मास नजर आए तो मॉलिक्यूलर मास खुद निकाल दीजिएगा। इन केस अगर फॉर्मूला यूनिट्स लिखा है तो मॉलिक्यूलर मास की जगह बस एक अल्फाज यूज कर लीजिएगा, फॉर्मूला मास, बात वही रहेगी। अच्छा ये देखिए, ये जो केमिकल है ये कॉपर सल्फेट है, बट नॉर्मल कॉपर सल्फेट नहीं, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। ओहो, क्या आपको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला पता है, CuSO4। ये तो कॉपर सल्फेट हो गया, और कॉपर सल्फेट की एबिलिटी होती है कि वो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। सो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4.5H2O, और सिर्फ कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4। अगर एक केमिकल सिर्फ CuSO4 है तो याद रखिएगा कि वो पाउडर की फॉर्म में होगा और उसका वाइट कलर होगा। बट अगर ये CuSO4.5H2O है तो इसका ब्लू कलर होगा, और ये पाउडर नहीं बल्कि क्रिस्टल होगा।
चलें इसका फॉर्मूला मास निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे? कॉपर का एटॉमिक मास लेंगे, सल्फर का एटॉमिक मास लेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इतना हिस्सा सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम वाटर के ऊपर आएंगे, ठीक है। चले, कॉपर का मास कितना होता है मुन्ने? कॉपर का मास होता है 64, 63.5 होता है, बट हम एमडी कैट के अंदर इसे राउंड ऑफ करके 64 यूज करते हैं। देन फिर सल्फर है, और सल्फर का जो मास है वो 32 होता है। ऑक्सीजन का मास 16 होता है। जैसे जैसे मासेस आते रहे इन्हें याद करते जाइएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। बारह, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस तो आपको पता है, मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं अब तक, तो आपको चीता हो जाना चाहिए। तो मैं इनके मासेस नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ कॉपर और सल्फर का मास आपके सामने शो कर रहा हूँ। बहरहाल, अगर हम मॉलिक्यूलर मास यानी कि फॉर्मूला मास को रिप्रेजेंट करें, तो कॉपर का मास कितना होगा? 64। देन फिर हमारे पास सल्फर है, सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे? 4 से, क्योंकि ऑक्सीजन है कितने? 4। देन फिर हमारे पास वाटर है। आपको पता है वाटर का अगर मास निकालें तो वाटर का मास 18 आता है, और कई सारे न्यूमेरिकल्स में हम इसे निकाल चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट बस अब 18 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वाटर है कितने? 5, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करते हैं। तो 2 4 2 4 2 4 6 3 6 3 6 3 6 9। मैंने आपसे ये कहा था कि 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स याद कर लीजिएगा चलते फिरते। तो 16 फोर जा, आपको ये टेबल याद होना चाहिए। 16 फोर जा 64, फिर 18 फाइव जा 90। 1 से लेके 20 तक के टेबल्स आपको लाजमी तौर पर याद रखना। अगर टेबल्स याद नहीं है बहुत खराब, बहुत खराब। चलिए अब जो है इनको ऐड करते हैं। देखिए जरा, 96, 64 और ऐड करते हैं। चलिए, अगर 6 को ऐड करते हैं तो 10। देखिएगा जरा, 1 और 9 10, और फिर हम 10 + 9, 1 और 9 10, 10 और 6 16, 10 + 6 16। इसका फॉर्मूला मास हो गया। देखिएगा जरा, देखिए हमें मास गिवन है, और मास से हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूलेशंस। हमें इतनी बात पता है कि किसी के भी दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हमें ना चाहते हुए भी मास से मोल तक जाना ही पड़ेगा, और फिर जब हम मोल तक चले जाएंगे तभी हम फॉर्मूला यूनिट्स की तरफ जा सकते हैं, वरना हम फॉर्मूला। अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने यही कंडीशन बनाई। और जब ये मास से मोल की तरफ जाते हैं, मोल की तरफ जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप मोल की तरफ आ रहे हैं तो बस डिवाइड कर दीजिए। और अगर मास से आ रहे हैं तो जाहिर है फिर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास लेंगे, यानी कि या फिर फॉर्मूला मास लेंगे। तो यहाँ हम फॉर्मूला मास ले रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है। देन अब अगर आप नंबर ऑफ मोल से फॉर्मूला यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी मोल से दूर जाएंगे मल्टीप्लाई होगा। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जब भी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स की बात होती है तो हम एवोगाड्रोस नंबर को यूज करते हैं। जल्दी से एक्सप्रेशन बना देते हैं। मास कितना है हमारे पास? 125। मास कितना है? 125। जल्दी से मास लिखा 125। देन फिर हमें क्या करना है? डिवाइड। तो हमने डिवाइड का साइन लगा, डिवाइड कर दिया। अब किससे डिवाइड करना है? फॉर्मूला मास से। फॉर्मूला मास कितना निकाला? 250। अब इसे डिवाइड कर देंगे किससे? 250 से। चलिए आगे चलते हैं। देन फिर हम आखिर में इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर से। एवोगाड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। चलें, अब मैं अपने मुन्ने को काटना सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे? देखें जरा, 1 का डबल कितना होता है? 2। तो नीचे वाला नंबर
देखिए ना, ऊपर 1 है और नीचे क्या है, 2, यानी ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर में 2 का फर्क है। अच्छा आगे देखते हैं, फिर देखिए लिखा हुआ है 25, और 25 का डबल कितना होता है, 50। इसका मतलब ऊपर सिंगल नंबर है, नीचे डबल नंबर है, ऊपर सिंगल नीचे डबल, ऊपर सिंगल नीचे डबल। 1, 1 का डबल 2, 25, 25 का डबल 50। ओहो, यानी 125 वन जा 125, और 125 टू जा 250। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो बस 5 कट्टे बिल लें और काटते चले जाएं, काटते चले जाएं, काटते चले जाएं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। 125 बाय 250। अब आप इसे कैसे कैंसिल करेंगे, देखिएगा जरा। देखें, 2 के टेबल में 25 आता है, तो सॉरी 5 के टेबल में 25 आता है। कब, 5 5 सा 25, तो 5 लिखा, 0 बचा, वो ऐसे ही आ गया। इसी तरह से 5 के टेबल में 12 नहीं आता, बट 5 के टेबल में 10 तो आता है 2 पर। तो यहाँ से क्या बचा, 2, और आगे से क्या बचा, 5। अब 5 के टेबल में क्या 25 भी आता है, हाँ 5 के टेबल में तो 25 भी आता है। कितने पे, 5 5 सा 25। और काटो, और काटो। अब हमारे पास क्या नंबर बचा, 25/50। देखिएगा जरा, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, और काटो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओहो, अब भी तो 1/2 बचा। लेकिन ये एक्सप्रेशन आपके पास कितनी अजीज से आया। तो भाई आपको सिक्स सेंस डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप डायरेक्ट काट सको। आगे चलिएगा जरा। अब हमारे पास डिवाइड में क्या बचा है, 2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पॉइंट 0 तो जाहिर है 0 पे ही कटेगा, और 2 1 जा 2। यानी मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया वो पता है कितना आया, 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23। और यूनिट क्या आएगी, देखिए जरा, हाउ मैनी फॉर्मूला यूनिट्स, यानी यूनिट क्या आएगी, फॉर्मूला यूनिट्स। अब प्यारे बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 5। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है आपको पता है ये कोई आम न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल केपीके बोर्ड का है, केपीके बोर्ड का। तो मैं आपको एमडी कैट, ई कैट, इंट्री टेस्ट के हवाले से सारे बोर्ड्स कवर करा रहा हूँ। इसका मतलब अब ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस जो जो हम करा रहे हैं वो एज इट इज खा जाइए, आप चीते हो जाएंगे। दो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे। और ये न्यूमेरिकल कोई आम न्यूमेरिकल नहीं है, आपको पता है इसे कहाँ से लिए, पंजाब बोर्ड की बुक से। इसका मतलब हर बोर्ड के मामले में आप चीते होने वाले हैं, हर बोर्ड के मामले में। इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे, देखिएगा जरा। हाउ मेनी, हाउ, ओ कुछ मालूम करना है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, फॉर्मूला यूनिट्स हो, वो भाई इनको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से। आगे चलिएगा। ऑफ वाटर, केमिकल कौन है, वाटर। आर देयर इन 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, ग्राम्स ग्राम्स किसकी यूनिट होती है, मास की। इसका मतलब मास गिवन 10 ग्राम्स। बहरहाल आपको 10 ग्राम्स मास गिवन है। और केमिकल कौन है, आइस। कभी आइस का जिक्र कर रहा है, कभी वाटर का जिक्र कर रहा है। तो आपको पता है इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कई बार निकाल चुके हैं आप यार, H2O का। अब मैं निकाल के नहीं दिखा रहा आपको, 18 आता है। चलें, अब आपसे क्या कह रहा है, और ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओहो, पहले मॉलिक्यूल्स मालूम करना था, अब नंबर ऑफ एटम्स भी मालूम करना है, कर देंगे। नंबर ऑफ एटम्स भी, वो भी कौन से, हाइड्रोजन के ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये भी मालूम करना है। ओह, ऑक्सीजन एटम्स ये भी मालूम करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। चलो, और आगे पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी, अच्छा टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी मालूम कर दें। और इसी तरह से अगर हम लास्ट में देखें तो कोवलेंट बॉन्ड्स, ओहो,
कोवेलेंट बॉन्ड भी, यानी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप समझ गए ना, ये न्यूमेरिकल कोई आम न्यूमेरिकल नहीं है भाई, खतरनाक न्यूमेरिकल है, खतरनाक न्यूमेरिकल। चलें, सबसे पहले हम सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करेंगे और हमारी कंडीशन क्या बनेगी। चलिए जल्दी से कंडीशन बनाते हैं न्यूमेरिकल की। हमें मास गिवन है और मास से हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें इतनी बात पता है कि कोई भी रिलेशन डायरेक्ट नहीं है इनका, तो हमें मास से पहले नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना पड़ेगा और फिर नंबर ऑफ मोल्स से हम कहाँ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ। और याद रखिएगा, जब भी हम मोल्स की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब भी हम नंबर ऑफ मोल से दूर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर मास है तो रिलेशन किसके साथ बनेगा, मॉलिक्यूलर मास के साथ, और अगर पार्टिकल्स हैं तो रिलेशन किसके साथ बनेगा, एवोगाड्रोस नंबर के साथ। बहरहाल, चलिए जल्दी से कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप मास को देखें तो मास कितना गिवन है आपको, 10 ग्राम्स। जल्दी से आ जाइए, 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मैंने मॉलिक्यूलर मास अभी तो निकाला, वाटर का 18 होता है, डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। चलें कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप थोड़ी सी जो है ना अपनी सेक्शंस को यूज करते हुए वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे। कैसे राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ है 5/9 और ये जो वैल्यू है 6.02, आप इसे राउंड ऑफ कर दें। देखिए पॉइंट के बाद जीरो की वैसे ही कोई अहमियत नहीं होती, तो बस आप इसे सिर्फ 6 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। चले, अब हम इसको जरा जल्दी से कैंसिल करने की कोशिश करते। देखिए भाई, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब हम इन दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। देखिए 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो आप इसे डेसिमल की फॉर्म में कट करेंगे। चलें, याद रखिएगा नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर और ऊपर वाला नंबर अंदर। क्या 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं, बट 9 तो आता है। 3 3 ज़ा 9, कितना बचा, 1। क्या 3 के टेबल में 1 आता है, नहीं, पॉइंट लगा के जीरो लगा दो। क्या 3 के टेबल में 10, नहीं, 3 के टेबल में 9 आता है, कितने पर, 3 पर, क्या बचा, 1। क्या 3 के टेबल में 1 आता, नहीं, जीरो लगा दो। क्या 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं, 9 9 आता है, 9 आता है, फिर 1 बच गया। तो भाई कंटिन्यू रहेगा, 1 1 1 1 1 1 बचता रहेगा, बचता रहेगा। तो बस आप आंसर लिख दें, 3.33 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। यूनिट पता है आपको, मॉलिक्यूल्स। यही तो मालूम कर, क्या न्यूमेरिकल खत्म हो गया, नहीं, न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा न्यूमेरिकल एक साथ नहीं आता पेपर में, यानी कि मैं आपको 5 6 MCQs एक साथ करा रहा हूँ ताकि आप बहुत मजबूत हो जाएं। देखिएगा, अभी तक हमने सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम निकालेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या क्या, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो 3 चीजें हमें मालूम करनी है। अब आप इनके लिए कंडीशन कैसे बनाएंगे, देखें। सबसे पहले हम काम करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए, ठीक है। फिर हम काम करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के लिए, और फिर हम काम करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए। क्या आपको मॉलिक्यूल के बारे में पता है, भाई वाटर गिवन है आपको, वाटर। अब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स का आंसर आया है, देखें जरा मॉलिक्यूल्स का आंसर कितना है, 33 3.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। आप क्या करेंगे, वाटर में जरा जल्दी से हाइड्रोजन को गिने। देखें, एक वाटर में कितने हाइड्रोजन है मुन्ने, 2 ना, तो बस आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ऑक्सीजन निकालेंगे तो फिर वही, आप जल्दी से मॉलिक्यूल्स लिखें, 3.33 आए थे ना। और जरा देखें वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं मुन्ने, वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन होते हैं, सिर्फ एक, तो आपकी दफा 1 से मल्टीप्लाई कर दें। चलें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फिर वही मॉलिक्यूल्स लिखें,
कितने आए थे, 3.33 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब की दफा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ना हाइड्रोजन की बात हो रही ना ऑक्सीजन की, बल्कि टोटल की बात हो रही है, टोटल की। तो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, कितने हो गए टोटल एटम्स, एक वाटर में टोटल एटम्स 3 है। तो अब की दफा आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। देखिएगा जरा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अब हम। 2 3 6, 2 3 6.2 3 6 मल्टीप्लाई 10⁻23। यूनिट पता है आपको, हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। चलिए, सिमिलरली यहाँ भी हम ऐसा ही काम करेंगे। ये सिंपल वन है, जब भी कोई चीज वन से मल्टीप्लाई होती है भाई आंसर वही आ जाती है। तो 3.33 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो बस हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऑक्सीजन एटम्स। अब की दफा हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखें जरा 3 से मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, पॉइंट अपनी जगह पे ये बीच में, मल्टीप्लाई 10⁻23। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो ये सिर्फ यूनिट क्या लगाएंगे, एटम्स, ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन। अगर एक दफा हम सवाल की तरफ वापस जाएं, तो देखिएगा जरा सवाल में किसकी बात हो रही थी, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करे, हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी मालूम करे, हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी मालूम करे, हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स। भाई कोवेलेंट बॉन्ड तो रह ही गया, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स भी निकालेंगे। ठीक है, जरा देखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अब की दफा हमें मालूम करना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मालूम करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एक वाटर के स्ट्रक्चर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। चलें, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2। अगर हम H2 की बात करें तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी एक ऑक्सीजन मुन्ने कितने हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, दो हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। तो इसमें आपको कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, दो ही तो बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जिस तरह से पहले आप मॉलिक्यूल्स लिखते थे अभी भी आप उसी तरह से मॉलिक्यूल लिखेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स आए थे, मॉलिक्यूल्स इतने ही आए थे ना, देखें जरा, ये देखें मॉलिक्यूल्स हमने कितने कैलकुलेट करें, तो 3.33, इतने ही कैलकुलेट करें ना। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वैल्यू को आप कोवेलेंट बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चलें, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बराबर है 2 3 6, 2 3 6.2 3 6, इसका मतलब 6.66, 6.66, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई नहीं होता। आंसर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 कवर हो गया। अब हम जल्दी से चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। फिर ग्राम्स, फिर मास। एक से लेके 20 तक
कंडीशन बनाएंगे आप, देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है इस लेक्चर का। इसके बाद मूल कॉन्सेप्ट फाइनली ख़त्म हो जाएगा। बहुत जानदार टॉपिक था और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको इसमें गेन करने पड़ेंगे इसमें एक्सेलेंस हासिल करने के लिए। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें क्या मालूम करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसी तरह से प्रोटॉन्स निकलेंगे। यानी मेरा भी जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, बट वही प्रोटॉन्स भी है। सही है। तो अगर आपसे पेपर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए भी कहेगा तो भी आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल इसी तरह से निकलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, बॉन्ड्स, इनको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मजबूरन हमें कहाँ जाना पड़ता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने पड़ेंगे। इन 1.6 ग्राम्स, अगेन मास है, ग्राम्स इज यूनिट ऑफ मास। जब भी मास आ जाए तो मॉलिक्यूलर मास आप खुद निकाल दिया करो भाई। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 1। हाइड्रोजन है कितने? 4। कितना हो गया? 12। और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, 16। सही है। चले। अच्छा, अब जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो 6 है, और एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का है वो 1 है। ठीक है। एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता लगता है? एटॉमिक नंबर से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगते हैं। जैसे अगर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। राइट। चलिए भाई, सिनेरियो क्या है, पैटर्न क्या है काम करने का? मास, मास से हम पहले मोल पे जाएंगे, मोल से फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे। मास से मोल्स में जाते हुए हम क्या करते हैं? डिवाइड। और फिर जब मोल से दूर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। और मास से मोल में जाने के लिए जो रिलेशन लगेगा वो मॉलिक्यूलर मास का होगा। और नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाने के लिए जो रिलेशन लगेगा वो एवोगाड्रोस नंबर का होगा। सो मास इज 1.6 while the molecular mass is 16, मल्टीप्लाई जो है अब जो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे? एवोगाड्रोस नंबर से, क्योंकि ये मोल आ गए, इनको सॉल्व करूंगा मोल आ जाएंगे। तो मोल को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगाड्रोस नंबर से, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। चले, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा जरा। आप इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लें। जब आप इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्योंकि पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा। जब भी पॉइंट राइट साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस में वैल्यू आती है। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और डिवाइड में आपके पास क्या है? 16। देखिए सिंपल है, 16 वन 16, 16 वन 16। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 प्लस का है और 1 माइनस का है। तो कितना हो गया? 22। 23 में से एक निकाल दिया तो ज़ाहिर है 22 बचे। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं। बट आपको तो क्या निकालने थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक मीथेन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं CH4 की बात करूं तो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखें, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। यानी कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक बात। रही बात हाइड्रोजन की, के हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने? 1। यानी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। बट हाइड्रोजन है कितने? 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो एक के पास एक, दूसरे के पास भी एक, तीसरे के पास भी एक, चौथे के पास भी एक। तो यानी आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। तो एक CH4 के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और 1 4 जो 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक CH4 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने जो मॉलिक्यूल्स निकाले, हमने क्या करें? जो मॉलिक्यूल्स निकाले हम उसे क्या करेंगे? हम उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक CH4 में 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो मॉलिक्यूल्स निकाले 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई, सॉरी 22 है ये, हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से। तो अब देखेंगे किस तरह से हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखें यहाँ 22 है, 22 में एक 10 और मिला दें तो कितना हो जाएगा, 23। सही भाई, और यूनिट लगा देंगे हम इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट एंड हो गया। बाकी हम आपको वर्कशीट्स देंगे, उन वर्कशीट्स के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। अ, फिलहाल ये लेक्चर अभी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा अब जो स्टूडेंट्स हैं ई कैट के और एम डी कैट के और एंट्री टेस्ट के, तो एंट्री टेस्ट और ई कैट का तो चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। बट जो बच्चे एम डी कैट के हैं उनके लिए एक लेक्चर और होगा, उसमें हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन और मोलैरिटी सॉल्यूशन, ये दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ये आपके फेडरल बोर्ड की जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर मेंशन हुए हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स भी हमें कवर करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट के जो एमबीबीएस और बीडीएस का टेस्ट देंगे। बाकी जिस भी फील्ड्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका स्टोशियोमेट्री का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, हम मूल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और ये न्यूमेरिकल जो है हमने फेडरल बोर्ड के सिलेबस से लिया है। देखें, इस न्यूमेरिकल की कंडीशन को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट, यानी कुछ तो है जो तुम्हें मालूम करना है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ओहो, ये कोई आम न्यूमेरिकल नहीं है। हम जल्दी से डेटा में लिखते हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हमें मालूम करने। चले आगे देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। देखा भाई 22 ग्राम्स, 22 ग्राम्स, ग्राम्स ग्राम्स का मतलब मास। और याद रखिएगा कि जब भी मास गिवन हो तो मॉलिक्यूलर मास फौरन निकाल देना। अब मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको केमिकल का पता होना जरूरी है। और केमिकल कौन सा गिवन है, ड्राई आइस। आपको पता है ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओ भाई, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब समझते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कूल करके फ्रीज कर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होगा, कार्बन का मास कितना होता है मुन्ने, 12। जबकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। और 16 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। चलें इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 12, 16 टू ज़ा 32। चलिए भाई जल्दी जल्दी ऐड करें, 2 और 2 4, 3 और 1 4, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 44। देखिए इस न्यूमेरिकल, वो ये है कि आपको मास गिवन है जबकि आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स मालूम करने हैं। मुन्ने मास का सिर्फ और सिर्फ मोल के साथ रिलेशन है, और किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मोल कॉन्सेप्ट के अंदर रिलेशन नहीं है। तो ना चाहते हुए भी आपको मास से मोल की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहले हम मास से क्या निकालेंगे, मोल्स। फिर मोल से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपने अभी पहले भी एक न्यूमेरिकल किया है, और उस न्यूमेरिकल में आपने क्या किया था कि सिंपली आपने मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो जब तक मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तब तक कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं निकल सकते। तो लाजमी तौर पे कोवेलेंट बॉन्ड्स को निकालने के लिए शर्त है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। चलिए, अब हमें पता है कि जब भी हम मोल की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब भी हम मोल से दूर जाते हैं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अच्छा, मास के लिए जो फैक्टर यूज होता है वो मॉलिक्यूलर मास है।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मुन्ने जो फैक्टर यूज होता है वो एवोगाड्रोस नंबर है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएं? तो मैंने इसके लिए आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। क्या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, 2 मिनट में बना देंगे, देखें जरा। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए लगता है कि एक कार्बन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हुए आपको पता लग रहा है कि इसमें एक कार्बन है और इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। तो हमने ये 2 ऑक्सीजन लगा दिया और एक कार्बन लगा दिया। मैंने कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। वैलेंसी का मतलब कि वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है मुन्ने? कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसका मतलब तब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो ही ये स्टेबल होगा, वरना ये स्टेबल नहीं होगा। तो कार्बन का अगर एक बॉन्ड में एक ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड में दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना दूं तो ये जुड़ तो गए, बट क्या कार्बन स्टेबल? नहीं, कार्बन स्टेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड्स की जरूरत होती है मुन्ने। और पूरी ऑर्गेनिक ही इसी पे बेस करती है, कार्बन की 4 बॉन्ड्स पे। तो जहर ये कंपाउंड तो स्टेबल नहीं है। बट अगर मैं एक एक बॉन्ड और बना दूं तो अगर अब देखें तो क्या अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है? हाँ, अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 लेफ्ट साइड पे और 2 राइट साइड पे। तो हमें इतनी बात पता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं मुन्ने वो कितने होते हैं? 4। तो इसलिए एट द एंड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। खैर, अगर हम मास की बात करते हैं तो मास कितना गिवन है? 22 ग्राम्स। तो हमने लिखा 22 ग्राम्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड किससे? मॉलिक्यूलर मास से। मैंने मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, डेट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और एट लास्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं मुन्ने? एक कार्बन डाइऑक्साइड 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। चलें देखिएगा जरा, 2 का डबल 4, ऐसा ही है, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4। तो जब भी मुन्ने वैल्यू डबल होती है तो वो 2 पे कटती है, यानी 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44। जब भी वैल्यू डबल होगी तो 2 पे कटेगी। देखिए, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4। आगे चलें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी अब हमारे पास यहां से तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यहां से क्या बचा? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। राइट, अब हम इसे मल्टीप्लाई देंगे। सो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 पॉइंट, और 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन हो सकता है ये जो हमने आंसर निकाला है मैंने नहीं ऑप्शन में ही ना हो। तब आप क्या करेंगे? देखिए, हमें याद रखना होता है कि पॉइंट को हमेशा पहले नंबर के बाद शिफ्ट करते हैं। तो कितना हो गया? 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? अच्छा, सॉरी, ये जो है, अगर आप एक पॉइंट को शिफ्ट करते हैं जो कि लेफ्ट साइड पर है तो फिर पावर बढ़ जाती है। तो 23 से अभी पावर कितनी हो जाएगी? 24। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं आपको जल्दी से ड्राई आइस के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। देखें, ड्राई आइस के बारे में आपने क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, ड्राई आइस होती क्या है? मैंने जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को जमा जमा दें तो वो क्या बन जाती है? ड्राई आइस। यानी ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। पहली बात तो ये हो गई, है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, ये कभी भी पिघलती नहीं है, यानी जब आप इसे गर्म करेंगे तो पता है क्या होगा? ये सिर्फ धुआं बन के उड़ जाएगी, ये पिघलेगी नहीं। और जो चीज पिघलती नहीं है इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये एक ऐसा सॉलिड हो गया जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसकी गैसेस, इसकी लिक्विड स्टेट नहीं आ रही। तो मुन्ने कोई भी ऐसा सॉलिड जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी ड्राई आइस जब मेल्ट होगी तो लिक्विड नहीं बनेगा, बल्कि सिर्फ गैस बनेगी। तो इसका मतलब लिक्विड है ही नहीं, बीच में लिक्विड है ही नहीं।
तो जब भी सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं सबलाइम सॉलिड। तो ये क्या है, ये एक सबलाइम सॉलिड है। तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो यूजेस से रिलेटेड याद रखना है। और यूजेस से रिलेटेड आप क्या याद रखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कहाँ यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपको गैस नजर आती है, बोले वो गैस कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नहीं बल्कि हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस का यूज क्या है, ड्राई आइस को हम दो जगह पे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है जब एक इंसान मर जाता है, बहुत तंग आ गया, वो अपनी जिंदगी से मर गया बेचारा, तो जब एक इंसान मर जाता है तो उसे सर्द खाने में रखा जाता है, ठीक है, यानी बर्फ के अंदर। आपको पता है वो जो बर्फ है वो पानी से नहीं बनी होती, वो भाई वो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है तो आप उसे जब सर्द खाने में रखते हैं तो चाहे उसे जितनी भी ठंडक में रख लें, लेकिन वो बर्फ थोड़ी बहुत पिघलती है। और जब बर्फ पिघलेगी, आम बर्फ की बात कर रहा हूँ जो आप पानी से जमाते हैं, तो जब बर्फ पिघलेगी तो जहर पानी बनेगा, और वो पानी लाश में जाएगा, और जहर लाश सड़ जाएगी, और उस लाश में से स्मेल आएगी। और आप बोलेंगे यार ये बंदा तो बहुत गुनहगार लग रहा है। बस आप ऐसा ना बोलें, इसलिए हम पता है उसे कहाँ रखते हैं, ड्राई आइस के अंदर, यानी एक ऐसी बर्फ के अंदर जो पिघलती ही नहीं है, बल्कि सिर्फ धुआं उठता है, ताकि वो लाश खराब ना हो सके। अगर हम उसे आम बर्फ में रखेंगे तो जहर वो पिघलेगी, और जब वो पिघलेगी तो पानी बनेगा, और पानी हमारी बॉडी को क्या कर देगी, खराब। तो इसका पहला यूज जो आपने याद रखना है वो क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज। तो हम इससे क्या करते हैं, डेड बॉडीज को प्रिजर्व करते हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात, हम कोल्ड ड्रिंक्स और जूस को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स डालते हैं। आपको पता है वो आइस क्यूब्स पानी से बने होते हैं, बट जाहिर है जैसे जैसे वो आइस क्यूब्स पिघलते हैं तो वो पानी बनता रहता है, और वो हमारे जूस को पता है क्या इतना पतला कर देता है कि उसका जायका खराब होने लग जाता है। बट जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम बस सिर्फ बाहर से देख के निकल जाते हैं। और वो रेस्टोरेंट्स पता है क्या करते हैं, वो कभी भी अपनी क्वालिटी खराब नहीं करते। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर और जूस के अंदर जो आइस डालते हैं वो नॉर्मल आइस नहीं होती, वो भाई वो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस। और वो ड्राई आइस क्या करती है, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करती है, लेकिन बदले में वो पिघलती नहीं है, क्योंकि अगर वो पिघलेगी तो जहर टेस्ट खराब करेगी, तो इसलिए वो पिघलती नहीं, वो डायरेक्ट धुआं बन के उड़ जाती है। तो इस तरह से हमारी कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी भी हो जाती हैं, बट वो खराब भी नहीं होती, मतलब उनका टेस्ट भी हल्का नहीं होता। दूसरी बात आपने याद रखनी है, कूलिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस। चलें, अब हम जल्दी से अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।